गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पर रूफ ट्रस कैलकुलेशन, रूफ ट्रस के ऊपर जो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड जो लोड आएंगे तो उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो प्रॉब्लम है कैलकुलेट डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड पर पैनल पॉइंट ऑफ रूफ ट्रस ऑफ अ फैक्ट्री इन राजकोट विथ द फॉलोइंग डेटा: span of truss 16 meter and half type truss, spacing of truss 4 meter, rise of truss 3 meter, AC sheet used as a roofing material about 150 Newton per meter square, total numbers of panel point 10, weight of purlin 100 Newton per meter square on plan area, weight of wind bracing 11 Newton per meter square on plan area, permeability medium, location Rajkot, height of truss above ground level 10 meter, terrain category 2, class B structure, probable life of the structure is 25 years, and topography plain horizontal ground with upwind slope less than 3 degree। नीचे दिए गए प्रॉब्लम्स का, जिसका जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसका हिंदी मीनिंग देखते हैं हम। तो नीचे दिए गए रूफ ट्रस के अंदर में जो रूफ ट्रस है वो फैक्ट्री के ऊपर है जो राजकोट में लोकेट है, जिसके ऊपर हमें डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड पर पैनल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो रूफ ट्रस का स्पान दिया है 16 मीटर का और उसका टाइप दिया है हाउ टाइप। तो ये हाउ टाइप रूफ ट्रस है। तो हाउ टाइप रूफ ट्रस के अंदर में उसका स्पान, तो एंड टू एंड रूफ ट्रस की लेंथ स्पान 16 मीटर 16 मीटर भी है। फिर दिया हुआ स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, तो पूरी फैक्ट्री की जो लेंथ होगी, लेंथ के अंदर में दो रूफ ट्रस के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ। राइज ऑफ ट्रस 3 मीटर, यहाँ पर हमने राइज दिखाया हुआ है 3 मीटर। तो ट्रस की हाइट वो 3 मीटर है। अब ये ट्रस के ऊपर यहाँ पर जो सीट लगेगी, जो शेड लगेगा, तो वो शेड का मटेरियल एसी सीट है, एस्बेस्टोस सीमेंट सीट, एंड उसका वेट 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट 10, ये हमारे पैनल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाफ मल्टीप्लाई, एंड पैनल पॉइंट को हाफ होगा, तो ये हाफ और ये फुल 1 2 3 4 फुल 2 हाफ 5 सेम, अदर साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी सेम होगा, 2 हाफ और 4 फुल यानी 10। वेट ऑफ पर्लिन, तो ये पर्लिन जो है यहाँ पर जो यूज़ होगा, ये यहाँ पर ये जो पैनल पॉइंट है वहाँ पर पर्लिन यूज़ होंगे। तो पर्लिन का वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर है, मेन टाई है, रूफ है, पर्लिन है, तो वो सबको फिक्स करने के लिए जो फिक्सर्स, जो एसेसरीज यूज होती है उसको विंड ब्रेसिंग बोला जाता है, जिसका वेट है 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। परमियाबिलिटी, जिस जगह पर ये फैक्ट्री लोकेट है, फैक्ट्री बनाई गई है, वहाँ की परमियाबिलिटी मीडियम है, जो उसका लोकेशन राजकोट में दिया हुआ है। रूफ ट्रस, ये जो रूफ ट्रस है वो ग्राउंड लेवल से इसके नीचे जहाँ पर ग्राउंड लेवल होगा वहाँ से उसकी हाइट हमें दी गई है 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट है। टेरेन कैटेगरी 2, क्लास बी स्ट्रक्चर, प्रोबेबल लाइफ, ये जो ट्रस है उसको 25 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है और ग्राउंड का अपविंड लेस देन 3 डिग्री है। रूफ ट्रस के कैलकुलेशन में हम इसके 4 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमें जो तीन लोड कैलकुलेट करना है जो यहाँ पर दिया गया हुआ, तो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, और उसके अलावा ये तीनों के अंदर में काम आने वाला एक जनरल कैलकुलेशन हम करेंगे जो डेड लोड के अंदर में उसका यूज़ होगा, लाइव लोड में भी होगा और विंड लोड होगा। तो हम इसके 4 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जनरल कैलकुलेशन होगा, सेकंड डेड लोड, थर्ड लाइव लोड और फोर्थ विंड लोड। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जनरल कैलकुलेशन और इसके अंदर में हम IS यूज़ करेंगे। डेड लोड के लिए IS 875 पार्ट 1, लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 और विंड लोड के लिए IS 875 पार्ट 3 हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे जो IS हैं IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसके ऊपर लिखा हुआ भी हैगा, तुम्हारा देख सकते हैं, विंड लोड, इम्पोज लोड यानी लाइव लोड और डेड लोड।
जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जनरल कैलकुलेशन। तो जनरल कैलकुलेशन मैं दूंगा पार्ट ए, जनरल कैलकुलेशन। तो जनरल कैलकुलेशन के अंदर में जो स्टेप्स बनेंगे तो हम स्टेप्स उसके बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप एंगल ऑफ रूफ ट्रस। जो रूफ ट्रस है हमें दिया गया है तो किसका एंगल कितना आएगा वो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट एंगल ऑफ रूफ ट्रस, इसको हम नोटेशन देंगे अल्फ़ा। इसका नोटेशन हम देंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हम अपना जो रूफ ट्रस है उसको मैं हाफ पोर्शन बनाऊंगा यहाँ पर समझाने के लिए। ये हमें राइज दिया हुआ है और ये स्पान से हाफ, स्पान को हमने नोटेशन दिया एल, तो ये स्पान बाई 2 यानी एल होगा, एल बाई 2 होगा। राइज हमें यहाँ पर दी हुई है 3 मीटर, स्पान 16 मीटर है तो स्पान बाई 2 एल बाई 2 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 मीटर और राइज यहाँ पर हमें दी है 3 मीटर। हमें जो फाइंड करना है ये अल्फ़ा हम यहाँ पर आएगा, अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर आएगा, तो हम अल्फ़ा ये फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए, अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए तो हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा एंगल ऑफ रूफ ट्रस यानी अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। 10 का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में क्या है? आर और एडजेसेंट एल बाई 2, एडजेसेंट में एल बाई 2, देयरफॉर 10 इनवर्स आर इज इक्वल टू 3 और एल बाई 2 इज इक्वल टू 8। एल बाई 2 इज इक्वल टू 8 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 8, देयरफॉर 10 इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 8, 3 डिवाइडेड बाई 8, 3 डिवाइडेड बाई 8 तो होगा 0.375, 0.375। फिर इसको हमें फाइंड करना, तो शिफ्ट और यहाँ पर जो 10 की प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। फिर ये आंसर इज इक्वल टू 20.55 डिग्री। यहाँ पर अल्फ़ा का आंसर आता है 20.55 डिग्री। ये हो गया हमारा अल्फ़ा एंगल। अब एंगल मिल गया, हमें असल में चाहिए प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ। क्यों प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ चाहिए है? तो ये जो पोर्शन है वो प्रिंसिपल राफ्टर, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेकिन इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं है, इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं है। तो वो इंक्लाइन डिस्टेंस फाइंड करने का है, तो शोधना है हमें, इंक्लाइन डिस्टेंस को शोधना है। तो इंक्लाइन में प्रिंसिपल राफ्टर है तो लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर, नेक्स्ट स्टेप्स हमारा लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। स्टेप नंबर 2, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर को शॉर्ट में हम पीआर भी बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ, therefore लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर। अब हमें पता है रूल्स, एज पर पाइथागोरस रूल्स, पाइथागोरस का रूल्स है। इसको अगर हम नोटेशन देते हैं तो ये ए बी और सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये ए सी करना हो तो हमें, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट ऑफ ए बी यानी आर, आर स्क्वायर प्लस बी सी यानी एल बाई 2, तो एल बाई 2 स्क्वायर, एल बाई 2 स्क्वायर, आर यानी 3 स्क्वायर प्लस एल बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे हम इसको, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ब्रैकेट ओवर, तो 8.54 मीटर आंसर आएगा, 8.54 मीटर।
तो ये हो गया लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। अब हमें जो चाहिए प्लान एरिया चाहिए, उसका प्लान का एरिया कितना है। अभी हम जो गिन रहे हैं वो L/2 यानी हाफ लेंथ के ऊपर फाइंड कर, हाफ स्पान के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम फाइंड करेंगे हाफ प्लान एरिया, हाफ प्लान एरिया। तो हाफ प्लान एरिया का हम नोटेशन देंगे A। अब यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं भी ड्रॉ करे कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रॉ करे तो वेरी गुड। कोई स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनाने हैं। कैसा यहाँ पर फिगर जो मैंने बनाई है, तो यहाँ पर जो हेज पोर्शन क्या हुआ है उसका मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें ये स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस है। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस हमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये है 4 मीटर, ये है 4 मीटर। एग्जाम्पल्स में हमें प्रॉब्लम के अंदर में दिया हुआ है। और ये जो सेंट्रल लाइन जो मैंने बनाई है वो टॉप मोस्ट सरफेस जो है ट्रस का, उसकी जो लाइन है उसको रिज बोला जाता है। तो ये रिज लाइन है, ये रूफ ट्रस है। तो ये दो रूफ ट्रस का स्पेसिंग, और ये हाफ पोर्शन लिया तो हाफ पोर्शन लिया, L/2 टोटल L। तो अब हमें जो फाइंड करना हाफ प्लान एरिया A, तो A इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमें पता चल जाता है, तो स्पेसिंग इंटू L/2, तो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इंटू L/2, तो L/2 इंटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। L/2 इज इक्वल टू, वी हैव 8 मीटर, अब यहाँ हमारे पास 8 है, और स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस हमारे पास 4 है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। एरिया है सो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हो गया हमारा हाफ प्लान एरिया। जिस तरह से हमने प्लान एरिया फाइंड किया हुआ है, उसी तरह से हमारे पास रूफ ट्रस जो आएगा वो इंक्लाइन में आएगा। इंक्लाइन में मतलब में स्लोप में होगा, तो हमें स्लोप का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हाफ स्लोप एरिया, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो हाफ स्लोप एरिया। हाफ स्लोप एरिया का हम नोटेशन देंगे A डैश। तो A डैश इज इक्वल टू, वो इंक्लाइन में है तो हमें इंक्लाइन लेंथ चाहिए। तो इंक्लाइन लेंथ यानी लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर, तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इनटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, जो हमें यहां पर लिया हुआ वो स्पेसिंग ऑफ, तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर हमने फाइंड आउट किया हुआ है 8.54, और स्पेसिंग तो हमारे पास 4 मीटर है ही। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8.54 मल्टीप्लाई बाई 4, तो वी हैव 34.16 आंसर। तो 34.16 मीटर स्क्वायर वो हमारा हाफ एरिया आया है, स्लोप एरिया आया। जो इंक्लाइन एरिया हमने फाइंड किया हुआ है वो है। अब ये जो है हमें डेड लोड में भी इसमें से काम लगेगा और लाइव लोड में भी काम लगेगा। तो जब जहाँ पर मैं काम आएगा उस हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बाजू में रख रहा हूँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेड लोड। तो डेड लोड कैलकुलेशन में हमें अलग अलग वस्तु, जो भी यहाँ पर भी रूफ आएगा, ये रूफ आएगा, तो उसके अंदर में जो 4 वस्तु आएगी जिसका हमें वेट फाइंड करना, वो जो डेड लोड है वो परमानेंट रहने वाला है। एक तो जो यहाँ पर शीट लगेगी यानी रूफ कवर, फिर यहाँ पर पर्लिन जो आएगा वो, तो एक तो रूफ कवर होगा, फिर पर्लिन होगा, फिर जो रूफ ट्रस जो प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे, जो रूफ ट्रस है उसका लोड, और ये तमाम को फिक्स करने के लिए जो हम विंड ब्रेजिंग यूज़ करते हैं वो। तो ये 4 लोड हमें फाइंड करना है। चार लोड का हम समेशन करेंगे, सरवाड़ा करेंगे, तो हमें टोटल डेड लोड मिलेगा। तो डेड लोड को हम नोटेशन देंगे लोड का W और डेड के लिए D। तो WD1, तो फर्स्ट स्टेप्स जो होगा हमारा WD1, तो इसके लिए हम IS यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके जो IS यूज़ करेंगे तो एज पर IS 875 पार्ट 1, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है कि फिर बार बार हमें ये लिखना नहीं है। फिर हम जो क्लोज यूज़ करते हैं, जो टेबल यूज़ करते हैं वही लिखना रहे, इसलिए हमें पहले
टाइटल पे ही लिख देना है। तो स्टेप नंबर 1 जैसे मैंने बताया, जो सबसे पहले टॉप से बॉटम पर हम आएंगे तो रूफ कवरिंग आएगा। तो वेट ऑफ रूफ कवरिंग, वेट को शॉर्ट में WT, वेट ऑफ रूफ कवरिंग, और इसका WD1, इसका हम नोटेशन देंगे WD1। तो वेट ऑफ AC शीट हमें दे दिया, रूफ कवरिंग के लिए हमें AC शीट दिया हुआ है और जिसका वेट हमें 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो वी हैव वेट ऑफ AC शीट, AC यानी एस्बेस्टोस सीमेंट शीट गिवन 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन में है तो हम सभी लोड को न्यूटन में फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको किलोन्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। तो WD1 इज इक्वल टू, ये जो लोड है 150 इंटू, अब रूफ कवर वो प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर आएगा। प्रिंसिपल राफ्टर मतलब में इंक्लाइन, तो इंक्लाइन लेंथ है ना, तो इंक्लाइन लेंथ, तो इंक्लाइन एरिया हमारे पास है, इंक्लाइन एरिया, तो उसका हमने नोटेशन दिया हुआ है A1 हाफ स्लोप एरिया, तो A डैश सॉरी, तो 150 इंटू A डैश है 34.16, 34.16, तो उसको मल्टीप्लाई हम 150 से करेंगे तो हमारा लोड आएगा 5124 न्यूटन। ये हो गया हमारा WD1। नेक्स्ट WD2 वो होगा हमारा पर्लिन के लिए। तो वेट ऑफ पर्लिन WD2, तो वेट ऑफ पर्लिन हमें एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि वेट ऑफ पर्लिन 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। यहाँ पर प्लान एरिया में कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ पर्लिन हमें जो दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर WD2 इज इक्वल टू, ये जो 100 है वो 100 जो पर्लिन का वेट इनटू वो प्लान एरिया में लग रहा है, तो प्लान एरिया हमारे पास है A, इसका नोटेशन हमने दिया हुआ A, तो 100 इंटू A हमने फाइंड आउट किया है 32, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 32 इट 3200, यूनिट आएगा न्यूटन। ये हो गया WD2। नेक्स्ट स्टेप्स जो हैगा वेट ऑफ वेट ऑफ रूफ ट्रस। जब भी हमें वेट ऑफ रूफ ट्रस फाइंड करना हो तो रूफ ट्रस का वेट लोड, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना है। तो WD3 जो हमने उसका नोटेशन दिया था WD3, अब उसका नोटेशन WD3 फिर उसका जो फॉर्मूला है, तो 10 जो हमें याद रखना है, कोड में दिया हुआ नहीं है, 10 इंटू स्पैन बाई 3 प्लस 5 इंटू ए, प्लान एरिया में लगेगा तो A, L/3 प्लस 5 इंटू A, 10 एज इट इज। स्पान हमारे पास है 16 मीटर, L/2 L/2 स्पान जो हमें एग्जांपल्स में दिया हुआ है प्रॉब्लम्स के अंदर में कि भाई स्पान ऑफ रूफ ट्रस 16 मीटर, तो ये होगा 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू एरिया जो हमें दिया हुआ है 32। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर जो आया हुआ है 3306.67 हम लिखेंगे, यूनिट आएगा न्यूटन। ये हो गया WD3। नेक्स्ट जो हैगा वो वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग W4, मैंने जो बोला था कि जो हम फिक्सर्स यूज करते हैं फिक्स करने के लिए, तो वो नेक्स्ट वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग WD4, तो WD4 इज इक्वल टू, हमें विंड ब्रेजिंग का लोड, हमें वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग दिया हुआ, तो वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग दिया हुआ है 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। प्लान एरिया मतलब A, देयरफॉर WD4 इज इक्वल टू वेट ऑफ विंड ब्रेजिंग 11 जो दिया हुआ वो इनटू प्लान एरिया में लगेगा मतलब A, तो 11 इंटू A हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है 32 जो हमने फाइंड आउट आगे भी किया हुआ है, तो 11 इंटू 32 इज इक्वल टू 352 यूनिट आएगा न्यूटन। ये हो गया WD4। अब हमें टोटल डेड लोड फाइंड करना है, तो टोटल डेड लोड मतलब ये WD1 प्लस WD2 प्लस WD3 प्लस WD4, ये चारों चार WD का हम समेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल डेड लोड WD। WD इज इक्वल टू WD1 प्लस WD2 प्लस WD3 प्लस WD4। WD1 है 5124, तो हम लिखेंगे 5124 प्लस WD2 है 3200 3200, WD3 है 3306
6.67 प्लस WD4 है 352, तमाम का समेशन करेंगे, सरवाड़ा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर टोटल डेड, हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 11,982.67 न्यूटन। ये हमें न्यूटन में है और हमें कैलकुलेट करना है किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के डिवाइडेड बाय 1000 से हम भागाकार करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो 11.98 किलो न्यूटन टोटल डेड लोड आया WD। ये हो गया हमारा टोटल डेड लोड। हमें तो फाइंड करना हुआ है, जो एग्जाम्पल्स में तुम्हारे प्रॉब्लम के अंदर में अगर जो ध्यान दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट डेड लोड लाइव लोड पर पैनल पॉइंट, तो पर पैनल पॉइंट में तो ये एक पॉइंट हुआ है, तो ये एक पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है हमें वो फाइंड करना है। ये तो टोटल लोड है, ये टोटल लोड तो हर एक पैनल पॉइंट के ऊपर डिवाइड होगा, तो हमें वो टोटल पैनल पॉइंट के ऊपर उसको कैलकुलेट करना है, तो हम करेंगे। तो स्टेप होगा डेड लोड पर पैनल पॉइंट, तो डेड लोड पर पैनल पॉइंट हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर पैनल पॉइंट हम हाफ के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक साइड पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो एक साइड पर कितने पैनल पॉइंट आएंगे। टोटल पैनल पॉइंट हमें 10 दी है, टोटल पैनल पॉइंट 10 दी हुई है, यहाँ पर देखो टोटल नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो एक साइड पे 5 पैनल पॉइंट आएगी, एक साइड पे 5, तो और उसके अंदर में इंटरनल पैनल पॉइंट अलग होगी और एक्सटर्नल पैनल पॉइंट अलग होगी। एक्सटर्नल या उसको बोल सकते हैं एंड, इंटरमीडिएट और एंड। तो इंटरमीडिएट जो होगी वो फुल होगी, ये देखो ये फुल पैनल पॉइंट है, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी फुल है, लेकिन ये जो एंड है जो दो आएगी, जो दो एंड पॉइंट आएंगे वो एक्सटर्नल पैनल पॉइंट है, एंड पैनल पॉइंट है, तो उसके ऊपर कितना लोड लगेगा, इसके ऊपर टोटल लोड लगेगा, तो इसके ऊपर हाफ लोड लगेगा, तो हम उसको डिवाइड बाई 2 रख, तो डेड लोड ऑन IPP और तो डेड लोड ऑन IPP इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट जिसको हमें फुल पैनल पॉइंट गिनना है, फुल लेना है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फुल जितना लोड लगेगा एक पैनल पॉइंट का ऊपर, तो टोटल लोड कितना है, तो WD डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट, तो नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट, तो यहाँ पर बोलेंगे कि नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट 10 नहीं, हम हाफ को लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट भी वो हाफ में लेना पड़ेगा। टोटल डेड लोड कितना आया जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो कैलकुलेट होकर आया है 11.98, तो ये टोटल डेड लोड हुआ 11.98, ये डिवाइड होगा नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट के ऊपर, तो नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट हमें 5 लेनी है, तो 11.98 डिवाइडेड बाई 5 तो आ रहा है 2.396, तो हम इसको राउंड फिगर में कैलकुलेट करेंगे 2.40 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा डेड लोड ऑन IPP। अब हमें कैलकुलेट करना है डेड लोड ऑन EPP मीन्स एक्सटर्नल पैनल पॉइंट और एंड पैनल पॉइंट। ये जो हमें हाफ PP गिनना है, हाफ तो जो पैनल पॉइंट के ऊपर जितना लोड लग रहा है, जो फुल पैनल पॉइंट के ऊपर उससे आधा लगेगा, तो हमारे पास IPP है, हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो डिवाइडेड बाई 2, बस एकदम सिंपल है, जो हमारा IPP कैलकुलेट होकर आ रहा है वो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो IPP हमारे कैलकुलेट होकर आ रहा है 2.40 2.40 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.20 किलो न्यूटन एक जगह ऊपर हाफ साइड पर लगेगा। तो ये हमारा डेड लोड का कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो लाइव लोड। तो लाइव लोड हमारा पार्ट ए हमारा जनरल, पार्ट 2 डेड लोड, तो पार्ट सी होगा लाइव लोड कैलकुलेशन। अब हमें जो लाइव लोड कैलकुलेट करना है, तो लाइव लोड हमारा कैलकुलेशन होगा एज पर IS 875 पार्ट 2, इम्पोज लोड पार्ट 2 दिया हुआ है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो लाइव लोड एक तो हमें रूफ ट्रस के ऊपर लगेगा, पर्लिन के ऊपर, और दूसरा पर्लिन के ऊपर लगेगा। तो लाइव लोड सिर्फ 2 जगह कैलकुलेट होकर आता है, वो 2 का हम समेशन करेंगे, फिर हम उसको टोटल लाइव लोड कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स इसके अंदर में हमारा होगा स्टेप नंबर 1, ये हमें लाइव लोड का स्टेप 1 बता रहा है। तो स्टेप नंबर 1 होगा लाइव लोड ऑन पर्लिन। तो लाइव लोड को हम शॉर्ट में LL, तो लाइव लोड ऑन पर्लिन, तो पर्लिन में जो लाइव लोड लग रहा है, जो लगता है वो IS के अंदर में दिया हुआ है पेज नंबर 14 के ऊपर, पेज नंबर 14 पेज नंबर के ऊपर ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल 2
यहाँ पर दिया इम्पोज लोड्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस। तो यहाँ पर देखो नोट्स नंबर 2, ये सीरियल नंबर में नोट्स 2 दिया हुआ है। तो नोट्स 2 के अंदर फॉर रूफ मेंबर्स स्ट्रेसिस और पर्लिन 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेस देन 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन स्लोप ओवर 10 डिग्री, कि 10 डिग्री से जितना भी ज़्यादा स्लोप होगा रूफ ट्रस का तो उसके ऊपर में 0.75 में से हम 0.02 माइनस करना पड़ेगा उसको। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, तो एक पहला तो हमें कहाँ दिया गया है उसको हम ISK में लिखेंगे कि भाई ये कहाँ पर दिया गया है, तो वो हम लिखेंगे। तो उसका कोड तो कहाँ पर दिया हुआ है, एक तो टेबल 2 है और उसके अंदर में नोट नंबर दी है टेबल 2 सॉरी पेज नंबर 14, और पेज नंबर 14 के ऊपर क्या नोट्स है, तो नोट्स 2। तो हम लिखेंगे नंबर सीरियल नंबर दिया हुआ है तो सीरियल नंबर 2, तो जैसा नोटेशन दिया हुआ है वैसे तो 2, और IS तो हमने लिख चुका है ऊपर। तो अब अभी हम यहाँ पर IS3 लिखेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनकर आएगा, तो 0.75 में से माइनस 0.02 इंटू कितना क्या पूछ दिया गया कि एवरी डिग्री इंक्रीज इन 10। तो हमारा अल्फ़ा तो 20 से ज़्यादा कैलकुलेट होकर आ रहा है ना, हमारा जो अल्फ़ा है वो 20 से ज़्यादा कैलकुलेट होकर, सॉरी 10 से, हमारा जो स्लोप है 20.55, तो 10 से ज़्यादा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, तो अल्फ़ा माइनस 10 डिग्री, अल्फ़ा माइनस 10, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमें डायरेक्टली किलो न्यूटन में कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो 0.07 माइनस 0.02, अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है 20.55 माइनस 10। तो अब इसका कैलकुलेट जो होकर आएगा वो अभी कैलकुलेट होकर आ रहा है 0.539। अब ये जो लोड जो है, ये जो लाइव लोड जो पर्लिन पर लग रहा है वो अब ज़्यादा होना चाहिए, कितने से, तो 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा 0.539 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होकर आ रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है तो ओके है, अगर कम आ रहा है तो हम 0.4 को लेकर कैलकुलेशन आगे का करेंगे, आगे का जो भी कैलकुलेशन है वो हम 0.4 को लेकर करेंगे। तो ये हो गया हमारा लाइव लोड ऑन पर्लिन। पर्लिन कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो रूफ ट्रस के साथ होता है, पर्लिन रूफ ट्रस के साथ होता है। तो नेक्स्ट होगा लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस। तो लाइव रूफ ट्रस जो है वो ट्राइंगल शेप में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी हम हाफ को लेकर गिना है तो मैं ये हाफ बता रहा हूँ, तो ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के लिए हमें जो फॉर्मूला एरिया फाइंड करना पड़ता, सॉरी हम जो लोड कैलकुलेट करेंगे तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर में भी देख चुके हैं इसको कि 2/3 इंटू लेंथ लोड। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा 2/3 इंटू लाइव रूफ ट्रस के साथ अटैच होता है पर्लिन, तो लाइव लोड ऑन पर्लिन इंटू लाइव लोड ऑन पर्लिन। तो 2/3 इंटू लाइव लोड ऑन पर्लिन कितना लग रहा है, तो 0.539। अगर ये लोड यहाँ पर लाइव लोड ऑन पर्लिन जो 0.4 से कम होता हो, लेस देन 0.4, देन वी यूज हियर 0.4 एज अ लोड। अगर 0.4 से कम का आंसर होता तो हम ये आंसर लाइव लोड ऑन पर्लिन को है वो 0.4 को लेकर करते हैं, लेकिन ये 0.4 से ज़्यादा है तो अभी हम 0.539 जो आया है वही लेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये लोड कैलकुलेट होकर आ रहा है 0.359, तो हम इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे 0.36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम टोटल लाइव लोड कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल में जो कितना लाइव लोड लग रहा है वो एज अ प्लान एरिया। तो टोटल लाइव लोड WL से हम उसका नोटेशन देंगे, टोटल लाइव लोड का नोटेशन हम WL से देंगे। तो WL इज इक्वल टू टोटल लाइव लोड, WL इक्वल टू लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस इनटू वो प्लान एरिया पे लग रहा है। प्लान एरिया मतलब हॉरिजॉन्टल एरिया, जनरल कैलकुलेशन हमने किया हुआ उसके अंदर में बताया हुआ है कि हाफ प्लान एरिया। तो A, तो लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो कितना आ रहा है, तो 0.36। तो 0.36 इंटू प्लान एरिया हमारे पास कितना है 32, तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 32, ये मीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारा मीटर स्क्वायर कितना है, तो 32 है। तो 0.36 इंटू 32, तो वो कैलकुलेट हो गया 11.52 आ रहा है। तो 11.52 किलो न्यूटन, ये होगा हमारा टोटल लाइव लोड, ये होगा हमारा टोटल लाइव लोड।
तो हमें तो लाइव लोड टोटल नहीं पर पैनल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हमने डेड लोड के अंदर में पर पैनल पॉइंट फाइंड आउट किया, यहाँ पे देख सके डेड लोड ऑन IPP, डेड लोड ऑन EPP, तो सेम एज ऐसा ही हमें कैलकुलेट करना है। तो लाइव लोड पर पैनल पॉइंट को उसके अंदर हम लाइव लोड ऑन IPP जैसे हमने डेड लोड में किया हुआ, तो यहाँ पर हम फुल पैनल पॉइंट लेंगे। तो वहाँ पर हमने WD डेड लोड का लिया था, अभी हम लाइव लोड कर रहे हैं तो हम WL लेंगे। तो WL डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट, नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट। तो WL हमारा कितना कैलकुलेट होकर आया है 11.52, और नंबर्स ऑफ पैनल पॉइंट हमारे पास 5 है क्योंकि हम हाफ को लेकर गिने। तो 11.52 डिवाइडेड बाई 5, 11.52 डिवाइडेड बाई 5, तो वो कैलकुलेट होकर आ रहा है 2.3 पर पैनल पॉइंट। एक पैनल के ऊपर 2.3 किलोन्यूटन का लाइव लोड लग रहा है, ये इंडिकेट ऐसा कर रहा है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे लाइव लोड ऑन EPP। तो लाइव लोड ऑन EPP इज इक्वल टू IPP, लाइव लोड ऑन IPP डिवाइडेड बाई 2। तो IPP के आप पर कैलकुलेट होकर आ रहा है 2.30 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका हाफ करेंगे तो 1.15 किलो न्यूटन, ये लाइव लोड ऑन EPP। यहाँ पर हमारा लाइव लोड भी कैलकुलेशन खत्म हुआ है। अब फाइनल जो लोड हमें बाकी बचा हुआ है वो हमारा कैलकुलेट करना है, वो विंड लोड। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे विंड लोड लाइव। तो विंड लोड के लिए हमें IS 875 पार्ट 3 यूज़ करना है। तो डेड लोड विंड लोड कैलकुलेशन एज पर IS 875 पार्ट 3 हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर में हमें विंड यानी हवा, तो उसकी स्पीड है, उसकी डिज़ाइन वो बेसिक स्पीड होगी। फिर जो अपने को लोकेशन दिया हुआ है उसके ऊपर से आएगी, फिर उसकी डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करना है, और डिज़ाइन विंड स्पीड हो जाएगी। फिर हम कैलकुलेट करेंगे उस जो विंड स्पीड है उस पर से विंड प्रेशर, फिर उसका एक्चुअल विंड लोड हम कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से हमने डेड लोड कैलकुलेट किया, लाइव लोड कैलकुलेट किया, उसी तरह से हम विंड लोड कैलकुलेशन करेंगे, और वो जो विंड लोड होगा उसको हम पैनल पॉइंट पर डिवाइड कर देंगे। तो उसके अंदर में फर्स्ट स्टेप्स आएगा बेसिक विंड स्पीड। तो स्टेप नंबर 1 है बेसिक विंड स्पीड, जिसको हम VB से नोटेशन करेंगे। ये हमें IS के ऊपर से मिलेगा। ये IS में हमें 2 जगह से मिलेगा, एक तो हमें ये जो ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ से मिलेगा। तो इस ग्राफ के अंदर में हमें जो कलर कोडिंग दिया हुआ है, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि राजकोट कहाँ पर लोकेट है। राजकोट जो है वो गुजरात के अंदर में सौराष्ट्र में लोकेट है। तो गुजरात के अंदर में सौराष्ट्र में यहाँ पर में राजकोट है, तो कलर कोडिंग दिया हुआ है, तो हम उस कलर कोडिंग के हिसाब से जाएंगे। तो राजकोट जो है वो इस साइड पर आएगा, जहाँ पर कलर कोडिंग में येलो कलर है। तो ये येलो कलर के ऊपर में कितना लोड दिया हुआ, तो 39, ब्लू है तो 33, रेड है तो 55। अगर यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है तो पीछे के पेज के ऊपर में अपेंडिक्स दिया हुआ है, अपेंडिक्स A, पेज नंबर 50, ओके ये रहा। तो अपेंडिक्स A पेज नंबर 53 इसके ऊपर। तो अब हमें इसके ऊपर राजकोट को फाइंड करना। अगर राजकोट यहाँ पर दिया हुआ है तो देखो यहाँ पर राजकोट दिया हुआ है, और राजकोट यहाँ की वैल्यू है 39। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक विंड स्पीड मीटर पर सेकंड। तो हमें जो यूज़ कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर अपेंडिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम जिस तरह से हमने आगे लिखा है इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे अपेंडिक्स A पेज नंबर 53, और हमें सिटी कहीं दी गई है राजकोट। तो फॉर राजकोट हमें कैलकुलेट करना था। फॉर राजकोट नोटेशन VB कितना दिया हुआ, तो 39, और यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये है राजकोट, उसके सामने की वैल्यू है 39, देख सकते हैं, और यूनिट यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। तो ये होगा मीटर पर सेकंड। ये हमें मिल गई बेसिक विंड स्पीड। अब ये बेसिक विंड स्पीड का यूज़ करके हम डिज़ाइन विंड स्पीड फाइंड करेंगे, जो पेज नंबर 8 के ऊपर दिया गया हुआ है IS के अंदर में। तो नेक्स्ट स्टेप्स होगा डिज़ाइन विंड स्पीड। नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन विंड स्पीड, जिसका नोटेशन VZ। तो देखो ये पेज नंबर 8, और यहाँ पर क्लोज दिया हुआ है 5.3 डिज़ाइन विंड स्पीड VZ, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है VZ इज इक्वल टू VB K1 K2 K3। तो हम ये लिखेंगे, इसका IS क्या है, क्लोज दिया हुआ है, तो क्लोज 5.3 पेज नंबर 8। हम IS इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने IS लिख दिया हुआ है। तो VZ इज इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3।
K3। अब यहाँ पर K1 क्या है, K2 क्या है, K3, तो K1 VZ तो डिज़ाइन खबर पड़ गई, VB तो बेसिक विंड स्पीड हमें पता है, तो K1 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है, K2 टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर साइज का फैक्टर है, और K3 टोपोग्राफी फैक्टर, जिसके सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स के अंदर में दी गई है। तो परमिएबिलिटी दी गई है, हाइट दिया हुआ है, टेरेन कैटेगरी दिया हुआ है, क्लास बी दिया हुआ है, लाइफ दी गई है और टोपोग्राफी दी गई है। तो ये हम देखेंगे। तो K1 फाइंड करने के लिए हमें इसके बाद का ही स्टेप्स, इसके बाद के पेज नंबर में, तो देखो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, रिस्क कोएफिशिएंट डिफरेंशियल करके टेबल नंबर 1 है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ K1 फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड। तो इसके लिए हमें चाहिए एक तो डिजाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर्स, तो कितने साल के लिए स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 20 प्रोबेबल लाइफ करके दिया हुआ है 25 ईयर्स, और बेसिक विंड स्पीड हमने कैलकुलेट किया है 39। तो यहाँ पर 25 और ये 39, उसके ऊपर का जो आंसर होगा ये 0.92, तो ये 0.92 हमारे K1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है, तो भाई K1 फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं K1, तो K1 की वैल्यू हम कहाँ से ला रहे हैं, तो K1 की वैल्यू हम कहाँ से ला रहे हैं, तो टेबल 1 पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 है, यहाँ पर दिख रहा है अभी भी, और ये टेबल 1। तो K1 की वैल्यू, K1 के लिए हमें क्या चाहिए, तो VB, तो फॉर VB कितना दिया हुआ है हमें 39 मीटर पर सेकंड, सॉरी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर्स की लाइफ, एक तो हमें VB और लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से K1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रहा है 0.92। यहाँ पर एक कोएफिशिएंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ये हो गया हमारा K1। उसी तरह से हम K2, तो K2 के लिए हमें फाइंड कर देखना है हमें टेबल 2, ये देखो टेबल 2 K2 फैक्टर्स, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो टेरेन कैटेगरी 1 2 3 जो हमारी कैटेगरी दी गई हो वो यहाँ पर देखिए टेरेन कैटेगरी 1 2 अप टू 4 दी हुई है, और फिर क्लास दिया हुआ है ABC, और हाइट, तो बिल्डिंग की हाइट जो हमारा रूफ ट्रस है तो उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से कितनी है वो, तो यहाँ पर हम देख लेते पर हाइट ऑफ रूफ ट्रस अब वो ग्राउंड लेवल 10 मीटर, तो ये तो 10 हमें हाइट मिल गया है यहाँ पर। फिर हमें दिया हुआ है टेरेन कैटेगरी 2, तो टेरेन कैटेगरी 2 यानी फर्स्ट के बाद है 2, और उसके अंदर में क्लास दिया हुआ है B, तो ये क्लास B यानी यहाँ पर तो 10 और कैटेगरी 2 क्लास B, तो उसकी वैल्यू 0.98, और ये है पेज नंबर 12 के ऊपर दिया हुआ है, पेज नंबर 12 K2 फैक्टर के लिए है। तो हम K2 फैक्टर के लिए लिखेंगे K2 टेबल 2 पेज नंबर 12 के ऊपर टेरेन कैटेगरी 2 क्लास B और 10 मीटर हाइट जो प्रॉब्लम्स के ऊपर से मैंने ली है, और वो टेबल के ऊपर से K2 का आंसर आ रहा है, K2 इज इक्वल टू 0.98, ये भी कोएफिशिएंट है इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगा। अब K3 जो है K3, तो K3 के लिए हमें जाना है क्लोज 5.4 पेज नंबर 12 डिजाइन विंड K3 के लिए हमें जाना है क्लोज 5.3.3.1 टोपोग्राफी फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अंदर में दिया हुआ है द अपवर्ड विंड स्लोप, यहाँ पर देखिए अपवर्ड विंड स्लोप थीटा इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड बिलो दैट द वैल्यू K3 में बी टेकन इनटू इक्वल टू 1, 3 डिग्री से कम है तो इसकी वैल्यू ले हमें वो एक लेनी है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है विंड लेस देन स्लोप द प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ अप विंड स्लोप लेस देन 3 डिग्री, प्रॉब्लम के अंदर में दिया गया है तो यहाँ पर K3 की वैल्यू 1 आएगी। प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया हुआ थीटा लेस देन 3 डिग्री और क्लोज 5.3.3.1 पेज 12 IS 875 पार्ट 3 के अंदर में इसकी वैल्यू दी है K3 की लेस देन 3 डिग्री होगा तो 1। तो ये हमें तमाम कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर की इस वैल्यू आ चुकी है हमारे तमाम कोएफिशिएंट की। तो हम जो विंड प्रेशर का विंड लोड का जो इक्वेशन है डिज़ाइन विंड स्पीड का Vz इज इक्वल टू VB K1 K2 K3, तो हम इसके अंदर ये सारी वैल्यू रखकर Vz कैलकुलेट करेंगे। तो Vz का फॉर्मूला है, वापस एक बार लिख देते हैं, Vz इज इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। तो VB हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा था 39 जो हमने टेबल से लिया हुआ है 39, K1 है 0.92 तो हम वैल्यू लिखेंगे इंटू 0.92, K2 है 0.98 और K3 है 1। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे 39 मल्टीप्लाई बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.98 इंटू 1 तो 35.16 मीटर पर सेकंड, 35.16 मीटर पर सेकंड। क्यों कि
फैक्टर्स का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन वीबी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसलिए हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे। अब ये तो मीटर पर सेकंड तो कोई लोड आता नहीं है, इसलिए हम प्रेशर में कैलकुलेट करेंगे और प्रेशर को न्यूटन पे में हम कन्वर्ट करेंगे। तो डिज़ाइन विंड प्रेशर्स का नेक्स्ट स्टेप्स होगा। डिज़ाइन विंड प्रेशर नेक्स्ट स्टेप 5.4 क्लोज विद डिज़ाइन विंड प्रेशर, उसका यूनिट है सॉरी नोटेशन है PZ, और यहाँ पर इसका इक्वेशन दिया है 0.6 VZ स्क्वायर। पेज नंबर 12 के ऊपर है, पेज नंबर 12 0.6 VZ स्क्वायर। फॉर PZ इज इक्वल टू, तो 0.6 VZ स्क्वायर 0.6 इंटू VZ अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ 35.16, तो अब इसका स्क्वायर आएगा, मैं लिखना भूल गया, 0.6 इंटू 35.16 स्क्वायर, तो हो गया 741.73, तो 741.73। अब इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया डिज़ाइन विंड प्रेशर। अब हमें कैलकुलेट करना है विंड लोड। तो विंड लोड हमें क्लोज 6.2.1 पेज नंबर 13 पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, 6.2.1 विंड लोड। F इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, CPE प्लस और माइनस CPI इंटू PZ। जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू CPE प्लस और माइनस CPI इंटू A इंटू PZ। तो CPE और CPI हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन CPE और CPI क्या हुआ है, तो CPE यहाँ पर क्या है वो दिया हुआ है, CPE इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट और CPI इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। एरिया तो हमारे पास है और PD हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एरिया भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो CPE का कैलकुलेशन जो है वो पेज नंबर पेज नंबर 16 के ऊपर टेबल 5 है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट दिया है हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट CPE, तो उसका जो कैलकुलेशन के लिए हमें एक टेबल दिया हुआ है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक तो हाइट चाहिए और W चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ उसका H और W मतलब में स्पान और H इज इक्वल टू हाइट, तो दोनों वस्तु हमें दी है। और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है H/W, तो H/W की वैल्यू जो 0.5 या उससे कम होगी तो हमें ऊपर वाला टेबल यूज़ करना है। और अगर 0.5 और 3/2 यानी 1.5 के दरमियान में आएगी तो टेबल 2 यूज़ करना है, और 1.5 से बड़ी और 0.6 से कम 6 से कम होगी तो हमें नीचे वाली रो को यूज़ करना है। ये तुम पेज नंबर 16 के ऊपर देख सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे CPE। तो CPE एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी, तो टेबल 5 पेज नंबर 16। तो उसमें हमें जो वस्तु लगेगी H फॉर H यानी हाइट तो हमें दी हुई है 10 मीटर, और W इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, वो स्पान होगा, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कई वैल्यू हमें लेनी है। तो W की वैल्यू होगी स्पान, तो वो दी हुई है यहाँ पर 16 मीटर। हम कैलकुलेट करेंगे H/W H इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई स्पान 16, तो 10 डिवाइडेड बाई 16 का कैलकुलेट 10 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 0.625, ये 0.625 की है। वो अब हमें कंडीशन देखना है, कई कंडीशन है यहाँ पर, हम कंडीशन इसको बताएंगे 1, 2 और ये 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5, तो 0.5 से बड़ी है यानी कंडीशन 1 हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, तो 0.5 और 1.5 के दरमियान में, तो हमारी वैल्यू भी इसके दरमियान में आ रही है, तो हम यूज़ करेंगे कंडीशन नंबर 2। अब हम कई कंडीशन यूज़ करेंगे, कंडीशन नंबर 2 और हमें दिया हुआ है अल्फ़ा यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आ रही है हमारी वैल्यू 20.55। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे के कैलकुलेशन में। अब हमें जो यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो जगह यहाँ पर डिग्री दी हुई है, हमारे पास जो डिग्री है अल्फ़ा की वो है 20.55। तो यहाँ पर 20.55 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 20 और 30 की वैल्यू दी है, इसका मतलब हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। 20 और 20 और 30 को लेकर इसकी जो वैल्यू आएगी उसका इंटरपोलेशन, और यहाँ पर हमें जो साइड दी है EF, GH, EG, FH, तो ये चार साइड्स का हमें कैलकुलेट करना है। तो
अल्फ़ा का वैल्यू तो हमने लिख चुके हैं कि अल्फ़ा 20.55 है। तो यहाँ पर हमें जो 4 कंडीशन दी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं EF GH EG FH, तो वो हम लिखेंगे अभी। EF इसका हमें कैलकुलेट करना है, GH EG और FH। तो EF के अंदर में 20 डिग्री के ऊपर हमारा 20 डिग्री जो अल्फ़ा दिया हुआ है उसकी वैल्यू आ रही है 0.7, इसकी वैल्यू है 0.7, और 30 डिग्री के ऊपर है उसकी वैल्यू 0.2, मतलब ये कम हो रही है। अब यहाँ पर डिग्री का डिफरेंस 20 to 30 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो अब यहाँ पर 0.7 का और 0.2 का डिफरेंस आएगा 0.5। यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है डिफरेंस, इसको समझाने के लिए लिखा है, लिखना नहीं है। अभी हमें डिफरेंस कितना चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू है 20.55, 20.55, तो 20 की तो वैल्यू है, हमें 0.55 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.55। तो ये कितना डिफरेंस आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.55 सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और 10 इसके डिवीज़न में आएगा। तो अब कैलकुलेट करेंगे 0.5 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 10, जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया तो 0.0275, तो हम इसको राउंड फिगर में 0.03 लिखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस आया हो। अभी हमारे पास 20 का CPE का हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो CPE 20 पे कितना हुआ, तो 0.7, जो माइनस में 0.7, तो हम इसको माइनस करेंगे कि 20 से 30 के ऊपर जा रहा है तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0.03, जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ रहा है वो, तो 0.7 माइनस 0.03 करेंगे तो ये 0.67 आएगा। अब ये एक्चुअल नोटेशन हमारा जो आंसर में दिया हुआ माइनस, तो हम इसको नोटेशन देंगे माइनस, इसका नोटेशन होगा हमारा माइनस। अब GH के ऊपर हम देखेंगे GH, तो GH के ऊपर जो सेकंड कंडीशन GH है, तो देखो 20 और 30 पे दोनों में आंसर 0.5 दिया हुआ है, तो हम इसको 0.5 ही ले लेंगे CPE में। तो CPE का डायरेक्टली आंसर यहाँ पर कि डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो भी सेम आएगा। फिर EG के लिए हम देखेंगे तो EG पे भी 20 और 30 के अंदर में सेम आंसर दिया हुआ है 0.8, तो हम उसका भी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर करने की ज़रूरत होगी तभी करेंगे, तो माइनस 0.8। अब नेक्स्ट है FH, तो FH के अंदर हम देखेंगे, FH के अंदर में 20 के ऊपर है 0.6 और 30 के ऊपर है 0.8, मतलब में इसका भी इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो 20 उसके ऊपर दिया हुआ है हमें 0.6 और 30 के ऊपर हमें दिया हुआ है 0.8। जैसे हमने EF में कैलकुलेट किया हुआ है इंटरपोलेशन, ऐसा ही हम यहाँ पर भी इंटरपोलेशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 20 के ऊपर से 30 के ऊपर जा रहा है तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू को हमें बढ़ानी है, तो ये 0.61, और यहाँ पर जो नोटेशन माइनस का है तो यहाँ पर भी हम माइनस देंगे, तो ये CPE कैलकुलेट होकर आ रहा है 0.61। अब हमें जो CPE की वैल्यू जो लेनी है ना, तो CPE की वैल्यू जो हमें लेनी है, तो टेक CPE is maximum of EF, GH, EG एंड FH। तो ये चार में से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वो हम लेंगे, तो वो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है EG की वैल्यू है 0.8। माइनस सर यहाँ पर माइनस साइड इंडिकेट कर रहा है सक्शन, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि सक्शन क्या है। तो वो वैल्यू जो अभी हम CPE की वैल्यू लेंगे तो CPE इज इक्वल टू माइनस 0.8, इसका भी कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, और ये माइनस साइड इंडिकेट कर रहा है सक्शन के लिए, जहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि नेगेटिव साइन इंडिकेट सक्शन का मतलब समझा देता हूँ कि विंड लोड जो है, जो हमारा रूफ ट्रस है, तो सभी लोड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन विंड लोड वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर सक्शन लिखेंगे, वो माइनस की नेगेटिव साइन आ रही है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट एक और हमें इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट दिया हुआ है CPI, तो हम उसका कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट के लिए पेज नंबर 36 के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, 36, 37 CPI ओके, यहाँ पर दिया हुआ है क्लोज 6.2.3.2
बिल्डिंग विथ मीडियम और लार्ज, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, तो बिल्डिंग ये हमारा CPI का है। अगर इसका एक्चुअल क्लोज हम देखेंगे ना तो यहीं पर दिया हुआ है, मतलब इसको हम तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है तो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग्स, वॉल ओपनिंग्स, तो हमें परसेंटेज ऑफ वॉल ओपनिंग्स प्रॉब्लम्स के अंदर में नहीं दिए, तो हम एज्यूम करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ वॉल ओपनिंग हम जितने एज्यूम करेंगे उस हिसाब, अगर परसेंटेज ऑफ वॉल ओपनिंग इन बिटवीन 5 to 20 है, यहाँ पर दिया हुआ है बिल्डिंग विथ मीडियम ओपनिंग्स बिटवीन 5 to 20% ऑफ वॉल एरिया शेल बी एग्जामिन करके इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट CPI की वैल्यू प्लस और माइनस 0.5 आएगी, प्लस और माइनस 0.5, और 20 से ज़्यादा बड़ी होगी तो प्लस और माइनस 0.7। अभी हम मीडियम लेकर ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर्स मीडियम है, तो हम मीडियम एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज्यूम, नहीं दिया हुआ है इसलिए, अगर दिया हुआ है तो लिख देना है परसेंटेज ऑफ वॉल ओपनिंग। तो हम यहाँ पर इसका एज्यूम कर रहे हैं 18%, या राउंड फिगर भी एज्यूम कर सकते हैं 20%, 10%, लेकिन अभी यहाँ पर हम 20%। देयरफॉर CPI इक्वल टू 0 प्लस और माइनस 0.5, और ये हमें वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट आ रही है, तो जो आ रही है वो तो क्लोज 6.2.3.2 पेज नंबर 36, तो इसकी वैल्यू पेज नंबर 36 के ऊपर दी हुई है। अब हमारे पास CPU भी आ गया, CPI भी आ गया है, CPE और CPI दोनों आ गए हैं। तो अब हम विंड लोड कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास CPE भी है, CPI भी है, A भी है और PZ भी है। तो अब विंड लोड का जो फॉर्मूला है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे। विंड लोड F इज इक्वल टू CPE प्लस और माइनस CPI इंटू A इंटू PZ। तो CPE की वैल्यू आ रही है 0.8, तो माइनस है तो माइनस में लिखना है 0.8। फिर CPI की वैल्यू प्लस और माइनस में है, तो ये माइनस तो ये भी माइनस, CPE माइनस है तो CPI भी माइनस, अगर CPE प्लस है तो CPI प्लस आएगा 0.5 इंटू A हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा था 32, जो हमने जनरल कैलकुलेशन किया था उसके अंदर में था 32, तो ये आएगा 32 इंटू PZ का हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 741.73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 30,855.97 न्यूटन। ये माइनस है तो हम इसको माइनस में रखेंगे, ये वहाँ पर साइन माइनस के तो माइनस, ये हमारा किलो न्यूटन में है। अब हम इसको न्यूटन में, हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर आएगा माइनस 30.85 किलो न्यूटन। ये होगा हमारा टोटल विंड लोड। अब हमें विंड लोड का कैलकुलेशन तो पर पैनल पॉइंट करना है, तो हम विंड लोड पर पैनल पॉइंट जिस तरह से हमने डेड लोड का फाइंड आउट किया, लाइव लोड का फाइंड आउट किया, इसी तरह से करेंगे। तो विंड लोड ऑन IPP मतलब मैं फुल पैनल पॉइंट, तो F जो हमने लोड कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमारा आ रहा है 30.55, तो 30.55 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैनल पॉइंट 5 है, तो 30.55 डिवाइडेड बाय 5, तो वह आएगा हमारा 6.11। ये साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लिखेंगे हम, तो 85 आ रहा था, माय मिस्टेक, तो 6.17, ये हम 6.17, सो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं बताएंगे और उसका डायरेक्शन बताएंगे कि ये डायरेक्शन, क्योंकि रूफ ट्रस की डायरेक्शन, और यूनिट आएगा किलो न्यूटन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे विंड लोड ऑन EPP, तो विंड लोड ऑन EPP एंड पैनल पॉइंट, तो IPP विंड लोड ऑन IPP डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ रहा है 6.17 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.085 किलो न्यूटन, और इसकी भी साइन हम बताएंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमारा लोड पर पैनल पॉइंट फाइंड आउट हुआ, हमें पैनल पॉइंट का लोड कैलकुलेट करने को दिया हुआ था, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि फाइनल रिजल्ट पर पैनल
पैनल पॉइंट, पर पैनल पॉइंट नहीं लिखेंगे तो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड जो हमें कैलकुलेट करने को दिया हुआ था। तो डेड लोड का पर पैनल पॉइंट हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है पर पैनल पॉइंट, तो वो है 2.40। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.40 किलो न्यूटन और इसकी डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर हमने कैलकुलेट किया हुआ है लाइव लोड का, तो लाइव लोड का कैलकुलेट पर पैनल पॉइंट 2.30 आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2.30 और इसकी भी नोट डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। और विंड लोड का अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ 6.17, तो 6.17 किलो न्यूटन और इसकी डायरेक्शन एंगल के ऊपर आएगी एंगल। तो यहाँ पर हमारा पूरा लोड कैलकुलेशन पर पैनल पॉइंट फाइंड आउट हुआ है।